हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित, आपका एसएसटी फैकल्टी स्वागत करता हूं आपका मेधा गुरु के चैनल पर। आज के वीडियो में एसएसटी में हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। इससे पहले हमने ज्योग्राफी के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिनके नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज और क्लाइमेट। और आज हमें पढ़ना है 5वां चैप्टर, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भारत में किस तरह के वन पाए जाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, भारत में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, यानी प्राकृतिक वनस्पतियां और वन्य जीवन के बारे में। तो आइए देखते हैं भारत में किस तरह की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, किस तरह के वन पाए जाते हैं, इसी चैप्टर में पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू द प्लांट लाइफ दैट एग्जिस्ट इन अ रीजन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन और कल्टीवेशन। इसका यही मतलब है कि इंसान अगर छेड़खानी ना करे और किसी एरिया में वनस्पतियां उग जाए, पेड़ उग जाए, पौधे उग जाए खुद ब खुद, तो इसे क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डाइवर्स रेंज ऑफ प्लांट स्पीसीज, तो अलग अलग तरह के पौधे उग जाएंगे, और अडेप्टेड टू लोकल एनवायरनमेंट एंड कंडीशन, तो किसी एक जगह के प्राकृतिक कंडीशंस के ऊपर निर्भर करता है कि वहां पर किस तरह के पौधे उगेंगे। तो थोड़ा जान ले पौधे क्या होते हैं। तो देखिए, पौधे 3 प्रकार के होते हैं। पौधे 3 प्रकार के होते हैं, प्लांट लिखते हैं यहाँ पर। तो प्लांट्स जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं हर्ब्स, फिर श्रब्स, और लास्ट में ट्री। तो ये इन तीनों में क्या अंतर है ये भी जान ले थोड़ा। देखिए, हर्ब्स जो होते हैं उनमें लकड़ी नहीं पाई जाती, उनमें कास्ट नहीं पाया जाता, तो नो वुड। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर्ब्स में जाइलम विकसित नहीं होता है। जाइलम एक प्लांट टिश्यू है, आपको पता होगा, और इसीलिए इनमें वुड नहीं पाया जाता। अब दूसरा है श्रब्स। तो श्रब में थोड़ा सा वुड होता है। श्रब में वुड तो होता है, मगर यहां पर विकसित नहीं होता, तो डेवलप्ड नहीं होता। तो वुड डेवलप्ड नहीं है तो श्रब्स है। झाड़ियां जो हम कहते हैं उसे ही श्रब्स कहते हैं। और अंत में है ट्री। तो ट्री में वुड मिलता है, आपको पता है, मोटे मोटे तने होते हैं इनके। आप देखेंगे कि श्रब्स के जो तने हैं वो ग्रीन होते हैं। श्रब्स के जो तने हैं और जो डालियां हैं वो ग्रीन कलर की आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें जाइलम प्रेजेंट नहीं होता, डेवलप नहीं होता। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा वुड मिल जाएगा, तो इसका स्टेम जो है वुडी मिलेगा आपको। तने की बात कर रहे हैं हम। और अंत में है ट्री। तो ट्री का आप जानते हैं कि वुड प्रेजेंट होता है और इसके तने भी वुडी होते हैं। तो कुछ इस तरह से प्लांट का डिवीजन किया हुआ है। प्लांट क्या होते हैं? तो पौधे तीन तरीके से विभाजित किए गए हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। अब हर्ब में वुड नहीं होता और इनके तने भी हरे होते हैं। अब हर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? धनिया। माँ आपको कहती है कि बेटा जाकर धनिया ले आओ बाजार से, वही धनिया। श्रब्स में क्या एग्जांपल ले सकते हैं? तो झाड़ियां जो होती हैं, बुशेस, अलग अलग तरह के बुशेस जो आप देखते हैं वो क्या हो गई? वो हो गई श्रब्स। और ट्रीज का तो काफी सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मैंगो हो गया, बैनियन यानी बरगद का पेड़ हो गया। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल के तौर पर देखी जा सकती है।
अब आप कहेंगे कि हर्ब्स के कुछ और एग्जाम्पल दे दे, तो कुछ और एग्जाम्पल भी लिए जा सकते हैं, जैसे पालक के साग। जितने भी आप साग खाते हैं वो क्या है, वो हर्ब्स में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो इंडिया जो है विश्व की 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी वाली कंट्रीज में से एक है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। तो दुनिया की 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत ज्यादा जैव विविधता जहां पर देश हैं, 12 ऐसे देश हैं, उनमें से एक भारत भी है। यहाँ पर 47,000 प्लांट स्पीसीज है। और जो इसके कारण इंडिया जो है वर्ल्ड में 10th रैंक पर है नेचुरल वेजिटेशन में। उसके बाद 4th रैंक इन एशिया है, एशिया में 4th रैंक है इंडिया का। 15,000 फ्लावरिंग प्लांट इंडिया में पाए जाते हैं, जो 6% है वर्ल्ड का। जब मैंने कहा 15,000 फ्लावरिंग प्लांट, इसका ये मतलब है कि 15,000 अलग अलग तरह की स्पीसीज पाई जाती है, प्रकार पाए जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, फूल देने वाले पौधों के। उसके बाद लगभग 90,000 तरह के जानवर, 90,000 जानवरों के स्पीशीज। और देखिए वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है वो भी देख लो। प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसी जगह कहां पर मिलेगी, क्या है देखिए, प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली, मतलब प्राकृतिक ढंग से उगने वाले पेड़ पौधे जिन्हें इंसानों ने टच नहीं किया है, इंसानों से अछूते हैं, दूर हैं और काफी समय से ही दूर है। तो इन सब इस तरह के नेचुरल वेजिटेशन को कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन। आप देखिए कुछ फ्लोरा और फौना के बारे में भी जान लो। तो किसी एरिया में अगर फूल पौधे जो होते हैं उसे उस एरिया का फ्लोरा कहा जाता है, और किसी एरिया में जो भी जानवर पाए जाते हैं उसे उस एरिया का फौना कहा जाता है। आपको पता होगा ये इंडिया में पाया जाता है, रेड पांडा है, और ये राफ्लेसिया है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल राफ्लेसिया। ये देख लीजिए एक बार फिर। अब आइए जानते हैं कि भारत में किस तरह के वन पाए जाते हैं। अब देखिए, जब नेचुरल वेजिटेशन के चैप्टर में हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, वन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि वन क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है। तो अब देखते हैं भारत में किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन। ऐसा कहते हैं कि ये सालों भर हरे भरे रहते हैं, लेकिन क्यों रहते हैं वो बताएंगे। उसके बाद है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो अपने पत्ते झाड़ देते हैं। उसके बाद देखेंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, इसका हिंदी अनुवाद हुआ मरुस्थलीय वन, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन। उसके बाद है माउंटेन फॉरेस्ट। अब माउंटेन फॉरेस्ट क्या है, पर्वतीय वन कहते हैं इन्हें, पर्वतों में उगते हैं। और अंत में क्या है, अंत में है मैनग्रोव फॉरेस्ट, यानी टाइडल फॉरेस्ट भी इन्हें कहते हैं, तटीय वन। सीधी सी बात है, तटीय वन कहते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए एक संस्था है जिसे कहते हैं यूएनएफसीसी, एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस की जिसे कहते हैं यूएनएफसीसीसी। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ये जो संस्था है ये कहती है कि आपके देश में कम से कम 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। मतलब आपका जो देश है उस देश में कम से कम 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अभी इंडिया में 2023 में कितना फॉरेस्ट कवर है, लगभग 24%, और इसे 33% करना है। अब आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब इंडिया में दो तरह के टारगेट रखे गए हैं। माउंटेन एरिया में 60% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, और उसी तरह से प्लेन एरिया में, जिधर मैदानी इलाके हैं,
वहां पर कम से कम 10% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ये इंडिया का है। और टोटल हम लोग जानते हैं कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। तो ये कुछ कन्वेंशंस है जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। इसे UNFCCC ने कन्वेंशन बनाया, कहा कि आपके देश में 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, इसीलिए 33% फॉरेस्ट कवर जरूरी। अब ये जो आप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं फॉरेस्ट इंडिया में, ये किसने किए? तो ये एक संस्था है भारत में, आपको पता होगा, इसे कहते हैं MOEFCC। तो ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये भारत की एक मंत्रालय है और इसी ने भारत में पाए जाने वाले वनों को इस प्रकार से बांट दिया कि इस तरह के वन भारत में पाए जाते हैं। MOEFCC इसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसे पहले वन विभाग मंत्रालय कहा जाता था, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। अब इसे नाम बदल कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 2014 में ऐसा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। तो ये क्या है? ये फॉरेस्ट उन जगह उगते हैं, ये वन उस जगह पर उगते हैं जहां पर बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है सालाना। तो आप देखेंगे कि इसमें ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं, लगभग 60 मीटर ऊंचे तक पेड़ पाए जाते हैं। अब यहाँ पे वैरायटी ऑफ वेजिटेशन होता है। देखिए, ट्रीज पाए जाते हैं, श्रब्स, क्रीपर, सारी तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं यहाँ पर। क्लाइमेट जो है वो गर्म रहता है। और दूसरी बात है कि वेट है, ज्यादा बारिश हो रही है तो वेट क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट जिसे कहते हैं, आर्द्रता वाला। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट ट्रीज यहाँ पे क्या क्या है देखिए, एबनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रीज यहाँ पर उगती हैं। और कॉमन एनिमल्स, एलिफेंट, मंकी, लीमर, डियर, ये सब कॉमन एनिमल्स है यहाँ पे। उसके बाद कुछ और एनिमल्स जैसे स्लॉथ, स्कॉर्पियंस। तो ये वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में? ये जो वन है ये पाए जाएंगे वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब नॉर्थ ईस्ट के इलाके में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में उतना नहीं पाए जाते, त्रिपुरा में क्योंकि उतनी बारिश नहीं होती, मगर मेघालय, फिर सिक्किम, और अंत में कहेंगे अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इन सारे जगहों पर क्या पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब इस आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। अच्छा, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया आपको कि इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है। लोग मानते हैं कि इन्हें एवरग्रीन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि साल भर हरे भरे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पत्ते ये भी झाड़ते हैं, लेकिन ये सारे पत्ते एक बार में नहीं झाड़ते, धीरे धीरे पत्ते झड़ते हैं इनके, इसीलिए ये सालों भर हरे लगते हैं। इसीलिए इन्हें ट्रॉपिकल एवरग्रीन चीरहरित उष्णकटिबंधीय चीरहरित वन कहा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये सारे जो फॉरेस्ट होते हैं ये अपने पत्ते एक ही बार में झाड़ देते हैं। बसंत कह रहा हूं, ये सारे अपने पत्ते एक ही बार में झाड़ देते हैं ऑटम सीजन में, हेमंत के सीजन में, और इसीलिए इन्हें कहते हैं उष्णकटिबंधीय डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब देखिए, इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि मॉनसून में ये हरे भरे फिर से हो जाते हैं इसे। और कैन बी फाउंड एनीवेयर इन इंडिया, तो भारत में कहीं भी पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट। इसके बाद रेनफॉल रिक्वायर्ड कितना है? 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन समर, तो गर्मी के सीजन में, हेमंत के सीजन में, गर्मी के बाद जो मानसून आते हैं उसके बाद हेमंत, तो इन सीजन्स में ये अपने पत्ते झाड़ देते हैं। और पत्ते झाड़ने के बाद लगता है कि भूतों की जगह है, सीधी सी बात है। जहां पर बहुत सारे पेड़ ऐसे दिखेंगे जहां पर पत्ते नहीं है, आप रात में गुजरेंगे तो लगेगी भूतों की जगह है। फॉरेस्ट डिवीजन बेस्ड ऑन वाटर अवेलेबिलिटी। अब देखिए,
जहां पर ज्यादा बारिश होती है उसे कहते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, और जहां पर कम बारिश होती है वहां कहते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्या है देखिए, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में अगर वर्षा हो रही है तो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, और 70 से 100 के बीच में हो रही है तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब इनका ज्योग्राफिक डिवीजन देख लेंगे तो इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। उसके बाद फिर नीचे आ जाइए आप, प्लेटू एरिया जो है वहां पर भी यही पाए जाते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पहले पढ़ना है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में, मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो झारखंड का इलाका है इधर क्या पाए जाते हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब रीजन देखिए, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फुट हिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स मतलब वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट की तरफ यानी विंडवार्ड साइड में मुंबई पड़ता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए उस इलाके में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन आप वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट में आ जाए यानी लीवार्ड साइड में आ जाए जहाँ पर बारिश कम होती है, तो वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। डोमिनेंट स्पीसीज क्या है यहाँ, टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट ट्री स्पीसीज है, और बहुत सारी कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज भी यहाँ पाई जाती हैं, जैसे बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, ये सारी चीजें पाई जाती हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। अब जानेंगे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ी बरसात कम होती है, 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में बरसात जहाँ पर होगी वहाँ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे। और यहाँ लोकेशन देखिए, रेनियर पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, तो इन सारी जगहों पर ये पाए जाते हैं। अब इसमें वेजिटेशन देखिए क्या है, टीक, शीशम, पीपल। तो टीक तो डोमिनेंट स्पीसीज है डेसिडुअस फॉरेस्ट की, टीक सब सारी डेसिडुअस फॉरेस्ट में टीक मिल ही जाएगी। लेकिन शीशम, पीपल और नीम के पेड़, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, देखिए डेसिडुअस फॉरेस्ट में ज्यादातर ट्रीज मिलते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट में ज्यादातर ट्रीज मिलते हैं। तो ट्री क्या होती है, जो टिम्बर प्रदान करेंगे उन्हें ट्री कहा जाएगा। मतलब इनके तने जो होते हैं वुड के बने हुए होते हैं, लकड़ियां मिलती है इनसे। अब डिफॉरेस्टेशन के कारण, कल्टीवेशन के लिए डिफॉरेस्टेशन के कारण इनकी थोड़ी संख्या घट रही है। वाइल्ड लाइफ देखेंगे तो इसमें कॉमन वाइल्ड लाइफ कौन से प्रजातियां पाई जाती हैं जानवर की, देखिए टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। तो टाइगर यानी बाघ आप जानते होंगे, पिग यानी शूकर, डियर यानी हिरन, और एलिफेंट मतलब हाथी। ये सारी चीजें तो आप जानते ही होंगे। और यहाँ पर एबंडेंस ऑफ बर्ड स्पीसीज है, जैसे बर्ड स्पीसीज है, लिजर्ड्स है, स्नेक्स है और टॉर्टोइज। टॉर्टोइज यानी कछुए, ये देखिए इंडियन स्टार टॉर्टोइज, इसे घर में रखना मना है, सरकार ने मना करके रखा है, फिर भी लोग रखते हैं एज अ पेट। अब जानेंगे थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में यानी मरुस्थलीय वनों के बारे में। देखिए, फाउंड इन एरियाज विद लेस देन 70 सेंटीमीटर, तो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर बरसात कम होती है। तो भारत में ऐसे 2 जगह हैं जहां पर बरसात लगभग 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो पहला है, ये देखिए मैं थोड़ा सा मैप ही बना दूं, तो इधर से देखिए यहाँ पर वेस्टर्न राजस्थान है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। और इस जगह पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स आके मिलते हैं, यहाँ पर देखिए ये ईस्टर्न घाट्स है और ये वेस्टर्न घाट्स है। तो इस जगह पर जब वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आके मिलते हैं तो यहाँ पर बारिश तो आती है, मानसून की हवाएं तो आती है, लेकिन उस तरफ बारिश नहीं करवा पाती क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और इसी कारण यहाँ पर बारिश नहीं होती। तो इन 2 जगह पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो देखिए क्या है, थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस आर फाउंड। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, थॉर्नी ट्रीज और बुशेस। ऐसा क्यों, थॉर्न क्यों, यानी कटीले पेड़ क्यों मिलते हैं यहाँ? क्योंकि कांटे वाले जो पेड़ होते हैं उनमें ट्रांसपीरेशन कम होता है। आप पूछेंगे ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जिससे पेड़ जो है पानी हवा में छोड़ देते हैं अपना। इसीलिए यहाँ पर जब बरसात कम होती है तो पेड़ अगर पानी छोड़ेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, इसलिए यहाँ पर थॉर्नी ट्रीज पाए जाते हैं, थॉर्नी बुशेस पाई जाती हैं। क्यों? ताकि पानी ना छोड़े। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, राजस्थान, गुजरात,
MP, छत्तीसगढ़, यूपी एंड हरियाणा, इस जगह पर पाए जाते हैं ये। उसके बाद फिर यहाँ देखिए ट्रीज क्या है, अकेशिया, पाम, यूफोर्बिया और कैक्टाई। अकेशिया एक पेड़ होता है जो यहाँ तो नहीं दिख रहा, ये शायद बबूल के पेड़ है, ये शायद बबूल के पेड़ है। वैसे मैंने आपको एक चैप्टर में बताया होगा अकेशिया किस तरह के पेड़ होते हैं। Trees are scattered and they have deep roots, stems are succulent, leaves are thick and spiky। तो आप कैक्टस के पेड़ देखे होंगे आपने, उनमें अगर पत्ते वाले पेड़ हैं तो पत्तों में भी कांटे होते हैं, लेकिन मोटे मोटे कांटे होते हैं। आप देखे होंगे आपने एलोवेरा के पेड़, अब एलोवेरा के पत्ते जो होते हैं मोटे मोटे होते हैं और साइड साइड में कांटे होते हैं, उस तरह के पेड़ कैक्टस में भी मिलते हैं। उसके बाद फिर ये भी जो सारे पेड़ हैं, इनकी जड़ें जो होती है मिट्टी में एकदम नीचे दबी हुई होती है। क्यों? ताकि पानी निकाल सके, और वहां से जब ये पानी निकालते हैं तो ये उग पाते हैं, इसलिए। अब देखिए कॉमन एनिमल्स यहाँ क्या है, रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, इस तरह के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। ये देखिए ये राजस्थान में पाए जाने वाली लोमड़ी है। आगे बढ़कर देखेंगे माउंटेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वनों के बारे में। तो एल्टीट्यूड जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग तरह के माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगे, अलग अलग तरह के माउंटेन वेजिटेशन मिलती है। तो देखिए डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम ऊपर जाते हैं तो आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि टेम्परेचर गिरता है। विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इन्फ्लुएंस नेचुरल वेजिटेशन, टेम्परेचर कम होने के कारण नेचुरल वेजिटेशन पर फर्क पड़ता है। सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन बेल्ट्स फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन, तो ट्रॉपिकल रीजन और टुंड्रा रीजन तक अलग अलग तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है टुंड्रा रीजन, ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, तो ऐसी जगह जहां पर बारिश अच्छी होती है। ये क्या है देखिए, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक वेट टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यहाँ क्या होता है, फाउंड इन एलिवेशन बिटवीन 1000 एंड 2000 मीटर, डोमिनेटेड बाय एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज लाइक ओक एंड चेस्टनट्स। तो ऊंचाई पर अब जब देखेंगे जाकर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, तो इस तरह के पेड़ मिलेंगे। ओक जिनके पत्ते चौड़े होते हैं, इस तरह इनके पत्ते ऐसे चौड़े होते हैं ओक के। उसी तरह से चेस्टनट, इनके भी पत्ते चौड़े मिलते हैं। उसके बाद और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। अब यहाँ पर देखिए कोनीफोरस ट्रीज मिलेंगे, मतलब आप जो पेड़ देखेंगे वो इस तरह से उगती है, ताकि इन पर अगर बर्फ भी गिरे तो इस तरह से गिर जाए नीचे, इसलिए। कोनीफोरस ट्रीज क्या है, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, ये जितने भी पेड़ हैं सारे कोनीफेरस पेड़। प्रीडोमिनेंटली ऑन साउदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, हाई एल्टीट्यूड एरियाज इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये देखिए ये भी जो पेड़ है कोनीफेरस ट्रीज है। इन पेड़ों को जो आप देख रहे हैं ये सारे क्या है, कोनीफेरस ट्रीज है। अगर यहाँ पर बर्फबारी भी होती है तो ये बर्फ फिसल कर गिर जाएगी नीचे। अब इसके बाद अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वेजिटेशन 3600 मीटर की ऊंचाई से ज्यादा पर मिलती है। तो यहाँ क्या है देखिए, हायर एलिवेशन अबव 3600 मीटर, और ज्यादातर यहाँ पर आपको मिलेंगे हर्ब्स। ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे, हर्ब्स, और थोड़े मोड़े पेड़ भी दिख जाएंगे जैसे सिल्वर पर्स, जूनिपर, पाइन, ये हल्के फुल्के मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट और हर्ब मिलेंगे। अल्पाइन ग्रासलैंड्स थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब्स। तो जब आप ऊंचाई पर जाते हैं, देखिए यहाँ पर ये ऊंचाई है, हिमालय की ऊंचाई पर देख रहे हैं कि पेड़ कम है लेकिन घास वाले इलाके ज्यादा है, तो इसे ही कहते हैं अल्पाइन ग्रासलैंड। और आप देखेंगे कि अल्पाइन वेजिटेशन में ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। ये देखिए ये क्या है, फ्लावर्स हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। ग्रेस्ड बाय नोमैटिक ट्राइब्स लाइक गुज्जर्स एंड बकरवाल। तो गुज्जर और बकरवाल एक नोमैटिक ट्राइब है जो अप्रैल के सीजन में पहाड़ों पर चढ़ते हैं अपने मवेशियों को चराने के लिए, और ठंड के सीजन में पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं। ये इनका सीजनल रूट है। इस तरह से पहाड़ पर चढ़ेंगे, मवेशियों को चराएंगे, 3-4 महीने चराएंगे। उसके बाद सितंबर जब बारिश शुरू हो जाती है तो ये वापस लौट जाते हैं पहाड़ों से नीचे शिवालिक रेंज में। और इसके ऊपर आती है टुंड्रा वेजिटेशन। तो टुंड्रा वेजिटेशन में देखिए क्या है, मॉसेस, लिचेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। मॉसेस एंड लिचेंस के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए मॉसेस मतलब तो काई होता है, और लिचेंस आपने पढ़ा होगा सिम्बायोसिस। ऐसे प्रकार के पौधे जो आपस में रहते हैं और आपस को फायदा पहुंचाते हैं। बायोलॉजी का एक चैप्टर में पढ़ा होगा सिम्बायोसिस, उसमें आता है लाइचेन। ये टुंड्रा वेजिटेशन में पाए जाते हैं।
अब माउंटेन फॉरेस्ट में देख लेते हैं कौन कौन से स्पीशीज पाए जाते हैं, प्रजातियां जानवरों की। ये देखिए कश्मीर स्टैग, ये है कश्मीर स्टैग। उसके बाद स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटेलोप, याक। सारे जानवरों को एक स्लाइड में तो नहीं ला सकते, तो कुछ फेमस जो जानवर है जैसे कश्मीरी स्टैग, ये फेमस है। उसके बाद ये रेड पांडा, ये क्लाउडेड लेपर्ड, ये सारे फेमस जानवर हैं और इंडेंजर्ड भी हैं। तो ये पाए जाते हैं ऊपर, यानी माउंटेन फॉरेस्ट। अब बात कर लेंगे थोड़ा सा मैनग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर। ये देखिए फाउंड इन डेल्टास ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है इंडिया के ईस्टर्न भाग में पाया जाता है। ये ईस्टर्न भाग है इंडिया का। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा जो नदी ऐसे आके गिर जाती है उधर बांग्लादेश में, और एक भाग यहाँ हुगली। उसके बाद फिर महानदी उड़ीसा की, उसके बाद फिर कृष्णा, कावेरी और इससे नीचे नदियों का नाम नहीं है, बीच में गोदावरी भी है। तो देखिए गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां हैं जो इसमें आकर गिर रही हैं और ये सारी डेल्टा बनाती हैं इस तरह से। और इन्हीं डेल्टा इलाकों में पाए जाते हैं टाइडल फॉरेस्ट या फिर मैनग्रोव फॉरेस्ट। अब आप देखेंगे इन फॉरेस्ट की खासियत क्या है कि ये फॉरेस्ट जो है इनकी जड़ें देखिए कहाँ ऊंचाई पर। इन फॉरेस्ट में आप देखेंगे पेड़ों की जो जड़ें हैं ऊंचाई पर, देखिए। अब इन पेड़ों की खासियत ये है कि ये पेड़ जो है इनकी लकड़ियां कभी सड़ती नहीं, तो इनसे जीवन रक्षक नौकाएं भी बनाई जाती हैं, लाइफ बोट जिसे कहते हैं, इन्हीं लकड़ियों से बनाई जाती हैं। आप देख रहे हैं कि ये जड़ें ऊंची हैं, पानी से ऊंची है और ये कभी सड़ती भी नहीं। हालांकि बहुत कीचड़ वाला इलाका होता है जहां मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सड़ती, इनकी लकड़ियां कभी नहीं सड़ती। अब यहाँ देखिए सुंदरी ट्रीज डोमिनेट द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यूज फॉर टिम्बर। तो सुंदरी के पेड़ जो है टिम्बर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और मैंने आपको बताया कि लकड़ियां कभी सड़ती नहीं, तो टिम्बर के लिए बहुत अच्छी लकड़ियां साबित होती है। और ये सुंदरी ट्रीज कहाँ पर मिलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। तो इसे सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है, इसे खूबसूरती का डेल्टा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विटामिन ई पाई जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन ई पाई जाती है, इसीलिए इसे खूबसूरती का वन भी कहा जाता है, ब्यूटी फॉरेस्ट भी कहा जाता है इसे। आपको पता होगा, आपकी माँ बहनें ये लोग विटामिन ई की गोलियां लाकर चेहरे पर लगाती हैं। आपकी लगाती हैं पता नहीं, मेरी माँ तो लगाती है। अदर स्पीशीज लाइक पाम, कोकोनट, केवड़ा, एगर आर ऑल्सो ग्रोन इन सम पार्ट्स ऑफ दिस डेल्टा। तो इस तरह के पेड़ भी लगाए जाते हैं। पाम क्या होते हैं, आपने कोकोनट का पेड़ देखा होगा, और कोकोनट का पेड़ भी पाम की तरह ऊंचाई होता है। मतलब कोकोनट का पेड़ और पाम के पेड़ दोनों देखने में एक ही जैसे लगते हैं, बस पाम के पेड़ थोड़ा ऐसे होते हैं इस तरह से। अगर आप देखेंगे तो ये तना है और तने पर इस तरह से छाल निकली हुई होती है पाम के पेड़ की। तो अगर आप चढ़ते हैं और इससे उतर जाएंगे, अचानक से स्लाइड करके अगर उतरेंगे, कोकोनट के पेड़ पे लोगों को आपने चढ़ते देखा होगा, आराम से चढ़ते हैं और स्लाइड करके उतर जाते हैं। पाम के पेड़ पर अगर आप आराम से चढ़ गए और स्लाइड करके उतरेंगे तो आपकी शरीर की चमड़ी छिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी छाल जो है बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई रहती है और काफी धारदार भी होती है। उसके बाद केवड़ा। अब केवड़ा क्या है, सेंट बनाने के लिए इस पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है, इस पेड़ के तेल का। एगर, इस तरह के पेड़ उगाए जाते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट में। उसके बाद फिर रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पाया जाता है। देखिए ये खूबसूरत सा जानवर जो आप देख रहे हैं, इस फेमस एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और इसके बाद फिर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये भी पाए जाते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये घड़ियाल है, एंडेमिक स्पीसीज टू इंडिया। केवल भारत में ही पाया जाता है ये जानवर घड़ियाल, और कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। और ये इंसानों के लिए जो होता है, इंसानों के लिए हार्मलेस है, मछलियां खाता है, फिर भी लोग इसे देख कर डरते हैं। और ये सिर्फ एंडेमिक नहीं है, इंडेंजर्ड जानवर भी है। खैर ये भी इंडेंजर्ड जानवर, ये तो इंसान को मार खा सकता है, लेकिन ये नहीं खा सकता।
अब वाइल्ड लाइफ देखेंगे तो इंडिया इज ए रिच कंट्री। अब यहाँ पर देखिए भारत में फ्लोरा और फाउना, मैंने तो आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया, 47,000 अलग अलग पेड़ की प्रजातियां पाई जाती हैं और 90,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती है। तो ये रिच इन फ्लोरा एंड फाइना तो हो भी है ही। उसके बाद फिर क्या है देखिए 90,000 जानवरों की प्रजातियां हैं। अब 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पाए जाती हैं, जो दुनिया का 13% है। मतलब पक्षियों के 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो दुनिया का 13% है। इट बोस्ट 2546 स्पीशीज ऑफ फिश, यानी 2546 स्पीशीज ऑफ फिश भी है यहाँ, जो दुनिया का 12% है। और उसके बाद फिर इंडिया शेयर्स 5 to 8% ऑफ वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। एम्फीबियंस यानी उभयचर, जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, जिनका खून ठंडा होता है, वो गर्म करते हैं खून को अपनी धूप में बैठ कर। एंड मैमल्स यानी स्तनपाई जानवर, स्तनधारी जानवर। तो ये क्या है 5 to 8% इंडिया में पाए जाते हैं। और आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। तो यहाँ देखिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद फिर राजाजी नेशनल पार्क, फिर वैली और कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ये दोनों उत्तराखंड में। उसके बाद दूधवा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद फिर सुंदरबन, ये भी टाइगर रिजर्व है। चिलिका, ये टुकैन रिजर्व है, यहाँ पर टुकैन आते हैं, एक पक्षी की प्रजाति है, भारत में ही मिलता है। उसके बाद फिर देखिए बंधवगढ़, कान्हा नेशनल पार्क, ये दोनों टाइगर रिजर्व है। मानस, उसके बाद फिर काजीरंगा राइनोसोरस रिजर्व है, दुनिया में अकेला ऐसा जगह है जहाँ पर 1 हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। उसके बाद फिर केबुल नामसाउ। अब केबुल नामसाउ जो है, यहाँ पर एक अलग तरह का डियर पाया जाता है, संगाई डियर इसे कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, यहाँ रणथंभौर राजस्थान में, गुजरात का गिर जहाँ पर एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। उसके बाद फिर आप नीचे जाते हैं तो अलग अलग तरह के जानवर देखते हैं। पेरियार में देखिए हाथी है। आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट्स इनहिबिट्स फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटक एंड केरल। तो ये जो जानवर हैं, ये असम, कर्नाटक और केरल में पाया जाता है। वैसे तो सारी जगह इंडिया में पाए जाते हैं, ज्यादातर जगहों पर, जैसे झारखंड में भी कभी कभी हाथी आ जाते हैं, कभी कभी क्योंकि रास्ता है इनके जाने का, इसलिए। 1 हॉर्न राइनोसोरस आर फाउंड इन असम। असम में ही केवल पाया जाता है, दुनिया में केवल एक ही जगह है जहां पर 1 हॉर्न राइनोसोरस पाया जाता है, वो है असम। उसके बाद रन ऑफ कच्छ, थार डेजर्ट, यहाँ पर वाइल्ड एस पाए जाते हैं। वाइल्ड एस यानी जंगली खच्चर, और कैमल, ये सिर्फ यही पाए जाते हैं। उसके बाद कैमल्स वैसे सहारा में भी पाए जाते हैं, लेकिन एशियन वाइल्ड एस जो है, ये सिर्फ रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट में ही पाया जाता है। उसके बाद इंडियन बाइसन, नीलगाय, चौसिंगा, गजेल, डियर, ये सब भारत में पाए जाते हैं। और उसके बाद है इंडिया बोस्ट डाइवर्स स्पीशीज ऑफ मंकीज। काफी तरह के बंदर भी पाए जाते हैं। आप जगह चेंज कर दीजिए, बंदरों की प्रजाति बदल जाएगी। इंसानों की बात नहीं कर रहा हूं। इंडिया इज द ओनली कंट्री विद बोथ टाइगर्स एंड लायंस। तो इंडिया दुनिया का एक इकलौता ऐसा देश है, भारत, जहां पर टाइगर और लायन दोनों मिलते हैं। लायन जो है वो गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं, जो गुजरात में है, और टाइगर तो हालांकि पूरे इंडिया में पाए जाते हैं, हर जगह, हर स्टेट में। इंडियन लायंस रिसाइड इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। ये देख लीजिए, टाइगर्स कैन बी फाउंड इन मध्य प्रदेश फॉरेस्ट, सुंदरबन ऑफ डेल्टा। ये मध्य प्रदेश जो है, भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इसी के पास है। मैक्स लिखना ठीक नहीं होगा, मोस्ट लिखते हैं। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर भारत में इसी के पास है, मध्य प्रदेश के पास। वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। इसे इन्हें जब हम टाइगर कह रहे हैं तो रॉयल बंगाल टाइगर की बात कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल में तो पाए ही जाएंगे। हिमालयन रीजन में भी टाइगर्स पाए जाते हैं। उसके बाद लेपर्ड्स, हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में चीता भी लाकर रखे गए हैं, 8 चीते लाए थे। अब हिमालयस होस्ट एनिमल्स अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कोल्ड। एकदम ठंडी इलाके है हिमालय की, इसलिए ठंडे इलाके में क्या पाए जाते हैं,
याक, आप जब बचपन में पढ़ते थे तो वाइफ और याक पढ़ाया जाता था आपको। तिब्बतन एंटेलोप, ये देखिए, भराल, वाइल्ड शीप एंड कियांग, ये सारे मवेशी वाले जानवर हैं, डियर के जैसे दिखते हैं, याक छोड़ के। याक बहुत बड़ा भैंसा होता है। द रीजन ऑल्सो हाउसेस आइबेक्स, डियर, स्नो लेपर्ड एंड रेयर रेड पांडा इन स्पेसिफिक एरियाज। रेड पांडा असल में रेड पांडा तो नहीं है, आता तो वो लीमर की प्रजाति में है, लीमर की प्रजाति में आता है, माफ करिए, लीमर तो नहीं है। रेड पांडा पांडा नहीं होता, मैं भूल गया किस प्रजाति में आता है, लेकिन क्या कहते हैं, पूरी तरह से भूल गया मैं किस प्रजाति में। खैर, रेड पांडा पांडा नहीं होता, एक बार आप सर्च कर लेंगे कि किस प्रजाति में आता है। इंडियाज रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज हाउस टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल। तो इस तरह की चीजें भारत में पाई जाती। घड़ियाल तो मैंने कहा सिर्फ भारत में ही पाई जाती है, और कहीं नहीं पाते, और कहीं नहीं पाए जाते हैं घड़ियाल, सिर्फ भारत में। उसके बाद टर्टल्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, घड़ियाल्स आर सोल सर्वाइविंग स्पीशीज ऑफ देयर काइंड ग्लोबली। ऐसे मगरमच्छ है जिनकी थूथन एकदम पतली होती है, इसलिए ये कहीं और पाए नहीं जाते, सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं, और केवल मछली ही खाते हैं, इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। The country's forests and wetlands are home to colorful birds like peacocks, pheasants, ducks, parakeets, crane and pigeon. अब ये देखिए, पैराकीट यानी तोते, बाकी आप जानते ही होंगे, पीकॉक, डक, फिजेंट। अब यहाँ देखिए, 1300 प्लांट स्पीसीज इन इंडिया आर इंडेंजर्ड विद 20 ऑलरेडी एक्सटिंक्ट। 1300 प्लांट स्पीसीज जो इंडिया में है, 1300 प्लांट स्पीसीज जो है इंडेंजर्ड है, और 20 तो गायब भी हो चुके हैं, विलुप्त। सेवरल एनिमल स्पीसीज आर इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। तो एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज इंडिया में कौन सी है? एशियाटिक चीता कहते हैं उसे। इन्हें मार दिया गया। अब ये देखिए, वन हॉर्न राइनो है, इसकी भी बहुत ज्यादा पोचिंग हो रही थी, लेकिन फिर सरकार ने शिकार को रोका, इलीगल हंटिंग को रोका, और अब थोड़ी सी इनकी आबादी बढ़ी, लेकिन अभी भी ये इंडेंजर्ड ही, और केवल भारत में ही पाया जाता है वन हॉर्न राइनोसोरस। अब देखिए, यहाँ पर लिख ही दिया है, ग्रीडी हंटर्स एंड कमर्शियल पर्पसेस पोज एज मेजर थ्रेट। इन्हीं के कारण भारत में काफी पोचिंग हुआ करती थी। भारत सरकार ने काफी सारे नए नए नियम लागू किए ताकि इलीगल पोचिंग और हंटिंग को रोका जा सके, और इसी के कारण अभी इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उनकी आबादी बढ़ रही है, लेकिन काफी ऐसे इंडेंजर्ड स्पीसीज है जिनकी आबादी बढ़ाना बहुत मुश्किल है। पोल्यूशन, एलियन स्पीशीज एंड डिफॉरेस्टेशन डिसरप्ट द बैलेंस। अब देखिए, एलियन स्पीसीज क्या होती है? एक अजगर की प्रजाति होती थी जिसे कहते हैं बर्मीज पाइथन, यानी म्यांमार में पाए जाने वाले अजगर सांप। अब हुआ ऐसा कि ब्रिटिश जब यहाँ राज कर रहे थे तो जहाज जाते थे यहाँ से। अब उन जहाजों पर इन सांपों के बच्चे उठकर चले गए अमेरिका, और अमेरिका के लुइजियाना इलाके में छोड़ दिए गए। तो अमेरिका के लुइजियाना इलाके में छोड़ दिए गए। एक मिनट, लुइजियाना, फ्लोरिडा, इन इलाकों में छोड़ दिए गए। अब दिक्कत वहां ये हो गई है कि इतने ज्यादा ये प्रजाति फैल गए हैं कि बाकी प्रजातियों को दिक्कत हो रही है अब रहने। तो ये बर्मीज पाइथन की कहानी है। उसके बाद फिर फ्लोरिडा में, लुइजियाना में एलिगेटर्स भी काफी ज्यादा हो गए हैं। काफी लोग सोचते हैं कि एलिगेटर और घड़ियाल एक ही चीज होते हैं, नहीं, घड़ियाल और एलिगेटर अलग अलग चीज है। एलिगेटर मगरमच्छ के जैसे ही दिखते हैं, जबकि घड़ियाल बिल्कुल अलग, उनकी थूथन एकदम पतली, नैरो स्नाउट कहते हैं उन्हें। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाउना। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। यहाँ पर देखिए, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम भी लिख दिए हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, अचानक मार अमरकंटक, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है। रन ऑफ कच्छ गुजरात में बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर शेषचालम हिल्स
आंध्र प्रदेश में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में, और क्या क्या है देख ले थोड़ा, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये सिक्किम में है, दिहांग और दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, मानस दिब्रू सिखावा ये असम में है, नोक्रेक मेघालय, नोक्रेक झील है और उसी के नाम पर नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क है, तो ये कहाँ पर है, मेघालय में। उसके बाद सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है। यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व में काफी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, फाउना और फ्लोरा दोनों की, इसलिए इन्हें बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। तो देखिए 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। ये सारे भारत सरकार ने लॉन्च किए थे ताकि इनकी पोचिंग रोकी जा सके, इलीगल हंटिंग रोकी जा सके। जैसे राइनो है, टाइगर है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इनकी इलीगल हंटिंग की जाती थी। तो इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने काफी सारे प्रोजेक्ट चालू किए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उसके बाद देखिए 103 नेशनल पार्क भारत में है, 563 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज है, जूलॉजिकल गार्डन है। ये सब वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा और फाउना को बचाने के लिए ये सब सारी चीजें की गई है ताकि हमारी जो प्रजातियां जो भारत में पाई जाती हैं वो विलुप्त ना हो। अब इसी के साथ इस चैप्टर को अंत करेंगे। वैसे मैं रेड पांडा जो बता रहा था वो अगली वीडियो में बता दूंगा किस प्रजाति से है, पांडा तो नहीं होता। खैर, इसी के साथ इस चैप्टर को अंत करेंगे और अगली वीडियो में देखेंगे पॉपुलेशन के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और इसी के साथ विदा लेंगे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।